जो साहित्य लिखने वाले लोग हैं, जो पत्रकार हैं, जो प्रोफेशनल हैं, जो ऑब्जेक्टिवली काम को करते हैं, रैशनली और लॉजिकली काम को करते हैं और सोसाइटी के अंदर माध्यम को अपना लक्ष्य नहीं समझते हैं, लक्ष्य की ओर अनवरत काम करते रहते हैं, उनकी ही हत्या क्यों की जाती है? इस सवाल को हमको समझना पड़ेगा। फिर हम इस नतीजे पे बहुत आसानी से पहुंचेंगे कि साहित्य की भूमिका क्या है और सत्ता को इससे डर क्यों लगता है और सत्ता आखिर चलती कैसे है। एक उदाहरण से मैं इस बात को स्पष्ट करने की कोशिश करूंगा कि आज साहित्य का असर कम से कम एकेडमिक फील्ड में थोड़ा बहुत बचा हुआ है और वो जो एकेडमिक फील्ड है वो सरकार को बहुत डरा रही है। आखिर ऐसी क्या बात है कि पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर लोगों पे लाठी चलाया जाता है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी पे लाठियां चलाई जाती है, जेएनयू के लोगों को जेल भेजा जाता है, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लोगों को प्रताड़ित किया जाता है, इलाहाबाद के अंदर ये कोशिश की जाती है, अलीगढ़ के अंदर ये तमाम विद्यार्थी जो हैं, जो आंदोलनकारी हैं, उनको प्रताड़ित किया जाता है। आखिर ऐसा क्यों है? जिनके पास तथाकथित तौर पे 56 इंच का सीना हो, जिसके दाएं तरफ अंबानी और बाएं तरफ अदानी हो, इतना पावरफुल आदमी निहत्थे विद्यार्थियों से क्यों डरता है? इस सवाल को सोचने की जरूरत है। साहित्य मैं समझता हूं कि आपके अंदर संवेदना पैदा करती है और आपके मन में सवाल खड़ा करती है, और जो सवाल को गुमराह करने वाले लोग हैं उनको साहित्य से हमेशा डर लगता है। और साहित्य जहां रचा जाता है, चाहे वो विश्वविद्यालय हो, चाहे इस देश के जंगल हो, उनको उन लोगों से खतरा महसूस होता है। और जब ये लोग आपस में एकजुट होने लगते हैं, सत्ता जो खुद डर पे चलती है वो लोगों को डराने लगती है, वो उससे घबराने लगती है। इसीलिए तो गोरख पांडे ने कहा है कि उनके पास तमाम चीजें हैं, धन दौलत गोला बारूद सब कुछ है, लेकिन फिर भी वो डरते हैं। वो किस बात से डरते हैं? वो इस बात से डरते हैं कि एक दिन निहत्थे लोग उनसे डरना बंद कर देंगे। ये जो साहित्य का कॉन्फिडेंस होता है, इस कॉन्फिडेंस के चलते सत्ता अपनी स्टेबिलिटी को बनाए रखने के लिए उसको अनस्टेबल करना चाहता है। मैं गौरी लंकेश से मिला हूं, मेरी व्यक्तिगत मित्रता रही है। वो मुझे बेटे की तरह मानती थी और मुझे हमेशा लगता था कि वैचारिक तौर पर ये मेरी माँ जैसी है। आखिर वो महिला जो अकेली रह रही है, समाज से जूझ रही है, अपना खाना भी बना रही है, झाड़ू भी लगा रही है, अखबार भी चला रही है, इस देश के अंदर जो आदिवासियों और दलितों का सवाल है, जो अल्पसंख्यकों और महिलाओं का सवाल है, उस पर सेमिनार भी करवा रही है, उससे लोगों को क्या घबराहट हो सकती है? दाभोलकर जो रैशनैलिटी की बात कर रहे हैं, जो कह रहे हैं कि हमको अपना पर्यावरण बचाना चाहिए, जो हमारे अंदर रूढ़िवादी सोच है उसको हमको खत्म करना चाहिए, आखिर उससे क्या घबराहट हो सकती है? पानसारे साहब सुबह टहलने के लिए निकलते हैं और वो कहते हैं कि हमारा असली इतिहास क्या है। वो बताते हैं कि शिवाजी कौन थे और शिवाजी के बारे में जो चीज प्रचारित की गई है उसको वो खंडित करते हैं। ये जो साहित्य की भूमिका है, इस भूमिका से सत्ता हमेशा डरती है। और सत्ता के बारे में हम लोगों को बहुत साफ साफ तौर पे पॉलिटिकल साइंस में पढ़ाया गया था कि सत्ता की लेजिटिमेसी तभी है जब समाज में डर है, और समाज में डर तब तक रहेगा जब तक समाज में ऊंच नीच और असमानता रहेगी। हमारे यहाँ एक कवि हुआ करते थे, हालांकि राष्ट्रवादी कवि थे, उन्होंने एक बात कही है, शांति नहीं तब तक जब तक सुखभाग नर का सम होगा, नहीं किसी को बहुत अधिक और नहीं किसी को कम होगा। ये जो असमानता है, यह असमानता ही सत्ता को लेजिटिमेसी प्रदान करती है, और इस असमानता को वो कंट्रोल करने के लिए डर का सहारा लेती है। डर हमेशा खत्म होता है जब आप साहित्य से जुड़ते हैं, आपके अंदर संवेदना आती है, और जब आप संवेदनशील होते हैं तो सिर्फ अपने ही दुख से दुखी नहीं होते हैं, आप माध्यम में नहीं फंस जाते हैं, आप अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होने की कोशिश करते हैं। और ये जो पूरी की पूरी प्रक्रिया है, इस पूरी की पूरी प्रक्रिया को खंडित करना आज बहुत जरूरी हो गया है। इसीलिए आप देखेंगे आज साहित्य के नाम पे फूहड़ चीजें हो रही हैं। इसमें आपको तकनीक की भूमिका को भी समझनी पड़ेगी, तो मैं समझता हूं कि आप लोग समझते होंगे कि आज तकनीक ने एक काम तो किया है कि हर कोई साहित्यकार है, हर किसी के पास एक्सप्रेस करने के लिए एक मीडियम है और एक प्लेटफॉर्म है। इसीलिए जब आप अपना टाइमलाइन देख रहे होंगे तो आपको बहुत सारे शायर दिख जाएंगे, जब आप अपना व्हाट्सएप चेक करेंगे तो आपको बहुत सारे कवि दिख जाएंगे। लेकिन जो सबसे बुनियादी चीज है वो ये कि कवि और साहित्य का काम है सत्ता के ऊपर सवाल खड़ा करना,
सत्ता के सामने घुटने नहीं टेकना, बल्कि जनता के सामने सत्ता को घुटने टिकाना, इस बात की कमी आपको जगह जगह पे दिखाई देगी। और मैं समझता हूँ कि ये जो वार्षिक सम्मेलन है, जिसमें हम लोग एक पत्रिका का जो है ये वार्षिक सम्मेलन करते हैं, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस तरीके की पत्रिका आज भी जिंदा है। मैं जब इतिहास में जाता हूँ और कई रिसर्च हमने किया है कि जो भी बहुत पावरफुल और शक्तिशाली मीडिया के माध्यम थे, चाहे वो अखबार हो या पत्रिका हो, उनको धीरे धीरे समाप्त कर दिया गया। उसमें एक हमारी भी दिक्कत रही है। हमेशा जो है हर बात के लिए सरकार को ही जिम्मेदार ठहराना ये अच्छी बात नहीं है। हमारी भूमिका, हमारी गड़बड़ी ये रही है कि हम वक्त के साथ नई पौध को पनपने नहीं देते हैं। और यहाँ बहुत बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, इसलिए मैं ये बात यहाँ बोलना चाहता हूँ कि जब आप नई पौध को पनपने नहीं देंगे तो जो तकनीक के अंदर विकास हो रहा है उसको आप तो नहीं पकड़ सकते हैं, क्योंकि ये आपके जमाने की बात नहीं है। आपके जमाने में बेल बटन हुआ करता था, कॉलर लंबा हुआ करता था, और जो है फाउंटेन पेन रखने का एक जो है कल्चर हुआ करता था। आज का जमाना अलग है। आज लोग कैफरी पहनते हैं, जींस पहनते हैं, व्हाट्सएप पे जो है साहित्य लिखते हैं। हो सकता है कि उसके अंदर वो समझ और वो लक्ष्य नहीं हो, लेकिन उनको भी नर्चर करने का काम तो हमारा ही है। और बतौर प्रोग्रेसिव मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि हमारी हालत कई बार ऐसी हो जाती है, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, भूल से उसमें फंसना नहीं। शिकारी आता है, जाल डालता है, दाना भी डालता है, फंसाता भी है, और हम बोलते रहते हैं। प्रोग्रेसिव होने का मतलब उसका एक पक्ष नहीं होता। साहित्य में शब्द, कल्पना, विन्यास, अलंकार उसका एक पक्ष है, अभिव्यक्ति का एक दूसरा पक्ष भी है। जैसे अखबार, जैसे मैगजीन, उसी तरीके से आज के जमाने में यूट्यूब चैनल, व्हाट्सएप, फेसबुक लाइव, इंस्टाग्राम, ये भी उसका एक पक्ष है। और इस पक्ष को हम जब नहीं पकड़े, नतीजा क्या हुआ कि प्रेमचंद के नाम पे आज आपको कुछ भी मिलेगा यूट्यूब पे, हरिशंकर परसाई के नाम पे आपको कुछ भी मिलेगा यूट्यूब पे, मुक्तिबोध के नाम से कुछ भी चल रहा है। और आप अपने जमाने में भी याद कीजिएगा कि कबीर के नाम पे कुछ भी बोला जाता था। कबीर के इतने दोहे हैं जो कबीर खुद अपने जमाने में नहीं सोचे होंगे कि हमारे नाम पे इतने दोहे छाप दिए जाएंगे। जिसको कुछ कहना है वो कबीर के नाम पे चिपका देता है, जिसको कुछ कहना है वो मार्क्स के नाम पे चिपका देता है। इसीलिए मैं समझता हूं कि जब हम पूर्ण जैसी पत्रिका का कार्यक्रम कर रहे हैं, इसमें विमर्श कर रहे हैं साहित्य पे, समाज पे, मीडिया पे, सत्ता पे, तो एक बात को हम लोगों को समझना चाहिए कि वक्त के साथ साहित्य को अभिव्यक्त करने के माध्यम को भी प्रोग्रेसिव बनाना बहुत जरूरी है। और मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं कि YouTube चैनल पे उन पत्रिका का कोई टॉक शो करवाना, फिजिकली जो आप मैगजीन निकालते हैं उससे कम कॉस्टली है, और वो ज़्यादा ऑडियंस के बीच में जाता है, वो ज़्यादा बड़े हिस्से के बीच में जाता है। मैं एक एग्जांपल यहाँ देता हूँ कि मैं यहाँ आपके बीच जो आप लोगों से बात कर रहा हूँ, ये जितना बड़ा हिस्सा है इससे कम से कम 100 गुना बड़ा हिस्सा जो है इसको YouTube पे सुनने वाला है। ये जो अभिव्यक्ति का माध्यम है इसको हमको पकड़ना पड़ेगा। और जो गंभीर तौर पे साहित्य की रचना करने वाले लोग हैं, जिनका जबरदस्त सामाजिक सरोकार है और वो समझते हैं कि समाज में संवेदनशील होना, आलोचनात्मक होना कितना जरूरी है, और उनके कलम से जब सत्ता को डर लगती है तो उनको व्यापक जनता के बीच में पहुंचना और पहुंचाना बहुत जरूरी है। इसीलिए मैं समझता हूं कि एक तो हमारे माध्यम, देखिए यूएसएसआर टूट गया, हमारे यहाँ पे बहुत पॉपुलर जो है एक मैगजीन हुआ करता था, अखबार, आजकल मैगजीन है, किसी जमाने में अखबार था, वो उसका नाम था जनशक्ति, और वो लीडिंग अखबार था बिहार का, और उसकी जो मशीनें थी वो रूस से आई थी और सबसे आधुनिक मशीन था। उतना बढ़िया मशीन उस समय हमारे यहाँ जो बहुत बड़े महाराज थे, सर्च लाइट को पैसा मिलता था, उसके पास भी उतना बढ़िया मशीन नहीं था। तो एक्चुअली हम लोग वहां प्रोग्रेसिव थे। उसके बाद जो हमने उस मशीन को विकसित नहीं किया, तो दरअसल साहित्य के लेखन में तो हम प्रोग्रेसिव हैं, लेकिन उसको लोगों तक पहुंचाने में हम लोग भारी ऑर्थोडॉक्स हैं। इसका यह मतलब नहीं है कि मान लीजिए कि आप किसी प्रोग्रेसिव
पत्रिका में लिखते हैं तो आप अपने जीवन के सभी डायमेंशन में प्रोग्रेसिव होंगे ये जरूरी नहीं है। और जीवन के सभी डायमेंशन में हम प्रोग्रेसिव क्यों नहीं होते हैं, मेरी समझ है, हो सकता है कि मैं गलत हूं, कि हर जगह स्पेस की लड़ाई है। और ये लड़ाई जो है एकेडमिक्स और लिटरेचर के फील्ड में भी है। एकेडमिक्स और लिटरेचर के फील्ड में ये लड़ाई इसलिए है कि कोई बड़ा बट वृक्ष खड़ा हो जाता है। रामविलास शर्मा तो मर गए, बहुत बड़े हिंदी के आलोचक थे, लेकिन जो बचे हुए हैं वो किसी दूसरे को खड़ा नहीं होने देते हैं। ये जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को हमको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, नहीं तो जिस साहित्य की हम आलोचना कर रहे हैं इनडायरेक्टली उसी साहित्य की हम सेवा कर रहे हैं। अगर उस साहित्य की हम सेवा कर रहे हैं जो साहित्य सत्ता की सेवा कर रहे हैं, तो हम जनता और समाज का सेवा नहीं कर रहे हैं, हम बस लिखने का जतन कर रहे हैं, हम कुछ लिख नहीं रहे हैं। क्योंकि अगर आपकी लिखावट लोगों की चेतना पे असर नहीं करती है तो आप कुछ रचना नहीं कर रहे हैं। आज यही बात हम लोगों को समझना होगा कि हाथी बैठ भी जाए तो कुत्ता से ऊंचा होता है ना। इतनी बुरी दुर्दशा होने के बाद भी आप याद कीजिए, मोदी जी के पास वो क्लेम करते हैं कि 56 इंच का सीना है, सिकुड़ करके 3.5 इंच का बच गया था जब इस देश के साहित्यकारों ने अपना अवार्ड वापस करना शुरू किया था। और इतना बड़ा आंदोलन वो बना। मैं जानता हूं आप भी समझते हैं इस बात को कि बड़े तौर पे हम लोग समाज के अंदर चेतनागत स्तर पर और सत्ता को उसके सामने प्रश्न खड़ा करने के तौर पे बहुत बड़ी भूमिका नहीं निभा पा रहे हैं। लेकिन जितना कुछ बचा है, देखिए टारगेट साहित्य और साहित्यकार ही हो रहे हैं, हत्या कलबुर्गी और गौरी लंकेश की ही हो रही है। और जब वो लोग अपना अवार्ड वापस करना शुरू करते हैं, उससे बड़े बड़े आंदोलन हुए, किसान के आंदोलन हुए, मजदूरों के आंदोलन हुए, सरकार के कान पे जू तक नहीं रहेगा। लेकिन जब इस देश के साहित्यकारों ने अपना अवार्ड वापस करना शुरू किया तो इन्होंने मीडिया के ऊपर उनको ट्रोल करना शुरू किया और कहा कि ये अवार्ड वापसी गैंग है। और अखलाक का जो सवाल आया, अभी गाय के ऊपर और धर्म के ऊपर जो राजनीति की जाती है, उस पर बखूबी जो है उस नाटक में दिखाया गया, उस पर सबसे मजबूत सवाल इस देश के साहित्यकारों ने उठाया। मैं समझता हूं कि साहित्य के लिए संकट हो सकता है। जब साहित्य समाज का चेहरा है तो समाज के लिए संकट होगा, तो साहित्य के लिए भी संकट होगा। साहित्य के लिए संकट हो सकता है, लेकिन साहित्य बुनियादी तौर पे अपनी भूमिका से विमुख नहीं हो सकता है। बस उसमें स्ट्रेटेजिक तौर पे, रणनीतिक तौर पे जो चूक और जो कमी मैं समझ पा रहा हूं, युवा होने का क्लेम तो मैं कर ही सकता हूं। प्रधानमंत्री 65 वर्ष में कह रहे हैं कि हम युवा हैं, तो हम तो हैं ही उनकी तुलना में। तो युवा होने के नाते मैं ये कहना चाहता हूं कि एक तो जो गंभीर साहित्य का रचना हो रहा है, उसके वितरण पे हम लोगों को ठोस तौर पे ध्यान देना पड़ेगा। और उसको यदि प्रचारित करना है तो प्रचारित करने के लिए कई बार भाषा कितना गंभीर है उससे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि कंटेंट कितना गंभीर है। अब देखिए, देश के प्रधानमंत्री जी को या किसी को भी देख लीजिए, बार बार प्रधानमंत्री जी का ही नाम क्यों लेना, पूरी सत्ता है उनकी, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति सब वही हैं। आज तो कहे हैं कि मैं ही गुजरात हूं, मैं ही विकास हूं, कल को कहेंगे कि मैं ही ब्रह्मांड हूं, मैं ही रचयिता हूं, मैं ही ईश्वर हूं, कुछ भी कह सकते हैं। तो उनके पास देखिएगा कि कॉन्फिडेंस जबरदस्त है, लेकिन कंटेंट नहीं है। अल्टीमेटली बात जो है वो तो कंटेंट पे ही जाएगी ना। हम अगर सारा मसला जो है फॉर्म में ही फंसा करके रख देंगे तो कंटेंट तो मिस हो जाएगा। तो सोसाइटी के अंदर आज यही हो रहा है कि समाज में बुनियादी तौर पे हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है उसको हम पकड़ नहीं पाते हैं। अब देखिए कि मेरे स्कूल में पढ़ने वाले मेरे एक दोस्त ने कहा कि यार राम मंदिर तो बनना चाहिए। हम बोले हाँ, क्यों नहीं बनना चाहिए, मंदिर बनना चाहिए, मस्जिद बनना चाहिए, गुरुद्वारा बनना चाहिए। वैसे भी तो हिंदुस्तान जो है दुनिया के सभी धर्मों का पनाहगार रहा है, यहाँ सबको पनाह मिली है, और जो यहाँ आया है वो यहीं का होकर के रह गया है। यही हिंदुस्तान की खासियत है, बने मंदिर, इसमें क्या दिक्कत है। बोला नहीं नहीं नहीं, मैं कोई साधारण मंदिर की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं कि वो जो मस्जिद टूटी है वहां पे मंदिर बनना चाहिए और भव्य बनना चाहिए। बोले तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा सवाल क्या है। स्कूल में जब थे तो हमको पता था कि तुमको जो है एक लड़की पसंद थी और दिन भर साइकिल को लेकर के तुम उसके पीछे ही रहते थे, बस एक बार पलट के देख ले भैया। तो सबसे बड़ा सवाल उस वक्त तुम्हारे लिए यही था।
पिताजी कहते थे गाय को चारा दे दो, तुम साइकिल लेकर के ट्यूशन के बहाने उसके पीछे लगे रहते थे। हो सकता है कि अब तुम्हारा सवाल बदल गया हो, तुम्हारा जो है शादी विवाह होने वाला है, तो आज भी बताओ कि तुम्हारा सबसे बड़ा सवाल क्या है। बोला यार नौकरी नहीं है। हमने कहा कि जब नौकरी नहीं है तो तुम राम को बचाने के फेरा में क्यों पड़े हुए, खुद को बचा लो भाई। एक जो है रिलीजियसिटी की बात हम लोगों को समझाई जाती थी सोशियोलॉजी में, मैं समाज की बात कर रहा हूं कि आप किसी रिलीजन को मानिए, आप कैसे बचा सकते हैं भगवान को? आप परम पिता परमेश्वर की रक्षा कैसे करेंगे? Who the hell you are? आप अल्लाह को बचा लेंगे? अरे भाई साहब, आप खुद को बड़ा बता रहे हैं या अल्लाह को छोटा कर रहे हैं? ये समझाइए मुझे। इतनी छोटी सी बात जो है लोग नहीं पकड़ पा रहे हैं कि हमारी प्राथमिकता क्या है समाज में, हम चाहते क्या है। और जब इसको आप आगे सोचेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये जो नफरत की फसल होती है अल्टीमेटली क्या पैदा करेगी। अगर आप बबूल का पेड़ लगा देंगे तो उससे कोई खरबूजा तो निकलने वाला नहीं है, उससे कोई आम का फल तो होगा नहीं, वो तो कांटा ही गिरेगा, उससे लोगों के पैर घायल ही होंगे। नफरत के आधार पर यदि समाज बना दिया जाएगा और उस नफरत को बनाने के लिए, उस नफरत को जस्टिफाई करने के लिए आप इतिहास तक को बदल देंगे। आप इतिहास को बदलने पर ऐसे तुले हुए हैं कि आप चाहते हैं कि सब कुछ का इतिहास बदल दिया जाए। ऐसा संभव है क्या? क्या ये पॉसिबल है? ये कौन से जतन में ये हमारी देश की सरकार, इस देश की सत्ता लगी हुई है? और ऐसा नहीं है कि बड़े स्तर पे नहीं, लेकिन साहित्य इस बात को उठा रहा है और जो लोग मजबूती तरीके से उठाते हैं उनकी हत्या भी हो रही है। लेकिन ये बहुत बड़े पैमाने पे होने की जरूरत है कि लोग बड़े पैमाने पे ये जो बेवकूफाना हरकत है, बुद्धि की बलिहारी जो है, इस पे लोग सवाल खड़ा करें। मैंने कई बार ये बात कहा है। अभी बाबा जी का कांड हुआ था आपके यहाँ, ये पंचकूला के पास, तो वो जो कांड था, वो कांड ऐसा लग रहा था जैसे रामायण का सुंदर कांड हो। सारे चैनल पे जो है 1 महीना तक इस देश के लिए कोई सवाल नहीं है। गुरमीत राम रहीम और अच्छे दिन दोनों ऐसा था जो मिल ही नहीं रहा था। जनता अपना अच्छा दिन ढूंढ रही है, मीडिया को जो है वो उसको ढूंढ रही थी, हनीप्रीत को ढूंढ रही थी। लगा कि कोई मुद्दा ही नहीं है देश में। और पूरा का पूरा, अब हमने कहा आपको कि जब आप उस स्पेस में नहीं होंगे, और आप उस स्पेस में तभी होंगे जब आप दूसरे के लिए स्पेस छोड़ेंगे। फेसबुक पे सबसे बड़ा विमर्श यही था कि हनीप्रीत कहां हो सकती है, मंगल पे होगी, जा ढूंढ के ले आओ भाई। ये सवाल था। और वो जब हुआ था, वो जो पूरी की पूरी प्रक्रिया चल रही थी, तो उस समय आप देखेंगे कि अभी लोगों ने जो है पुलिस पे एक सवाल उठाया। मैं जनरली पुलिस पे सवाल नहीं उठाता हूं, इसलिए नहीं उठाता हूं कि पुलिस भी तो हमारे आपके बीच का है ना। क्या कर लेगी? आप हम यदि कम्युनल हो गए हैं और कास्टिस्ट हो गए हैं तो पुलिस कैसे नहीं होगी? ये तो सोचने की बात है ना। आप हम यदि अपने स्पेस पे भ्रष्टाचार कर रहे हैं तो पुलिस कैसे नहीं करेगी? उसको भी तो अपनी पत्नी के लिए लिपस्टिक खरीद के लाना है, उसको भी तो अपने बच्चे का एडमिशन कराना है। आपका चोरी जस्टिफाइड है, उसका चोरी जस्टिफाइड नहीं है। और उसमें भी आप क्या करते हैं? आप लोअर स्ट्रेटा के भ्रष्टाचार पे बात करते हैं। अपर स्ट्रेटा का जो भ्रष्टाचार है उसमें कोई सवाल ही नहीं होता है। और मेरे शिक्षक ने हमको बार बार समझाते हैं, बेटा भ्रष्टाचार की कोई नीति नहीं होती है, नीतियों में भ्रष्टाचार होता है। ये क्या भ्रष्टाचार है? नौकरी लेने के लिए 15 लाख रुपया जब घूस दिया जाएगा गृह मंत्री को, तो सिग्नल पे खड़ा होकर के वो क्यों नहीं आपसे चालान काटेगा? और चालान का पैसा क्यों नहीं अपने पॉकेट में रख लेगा? मुझे बताइए। तो जस्टिफाइड है ना। बच्चा पैदा नहीं हुआ है कि उसके नस में जो है भ्रष्टाचार डाल दिया गया है। क्या कहा जाता है? सरकारी नौकरी ले लो। क्यों? क्योंकि कामचोर बनना, काम मत करना। और क्या करना? टेबल के ऊपर से भी लेना और टेबल के नीचे से भी लेना। हमारे यहाँ तो दहेज इस बात से तय होता है। अभी हम पीएचडी कर रहे हैं, हमारा कोई रेट ही नहीं हो रहा। कोई अगर पुलिस में है उसका जबरदस्त रेट है। क्यों? अगर मान लीजिए उसका जो है मिनिमम, वो क्या बोलते हैं उसको, बेसिक सैलरी 5,000 है, तो लगभग 1 लाख कमाएगा। ये है। लोग 5,000 से नहीं उसका आकलन करते हैं, उसको 1 लाख से उसका आकलन करते हैं। ये सच्चाई है। तो जिस पे बोल सकते हैं उस पे बोल सकते हैं। यह नाटक बहुत अच्छा किया।
तो मैंने देखा कि उसमें कम से कम, पता नहीं उस टोपी को गांधी टोपी लोग क्यों कहते हैं, वो नेहरू जी वैसा टोपी लगाते थे। तो कभी भी नेता पे अगर कोई सवाल होगा तो नेहरू टोपी लगा दिया गया। मैं पहली बार देखा हूं कि एक ऐसा नेता है जो भगवा पहना हुआ है। ऐसा नेता आजकल नहीं दिखाया जाता है, बहुत सामान्य से नहीं दिखाया जाता था। और ऐसा नहीं है आप कहेंगे कि ये प्रोग्रेसिव लेफ्टिस्ट जो है थिएटर ग्रुप है इसलिए ऐसा दिखाया। मैं गया था इंदौर में इसी तरीके का ग्रुप था, लेकिन वो भी जब नेता बना रहा था तो उसको गांधी टोपी पहना दिया था। अब नेताओं के ऊपर भी देख लीजिए, मैं नेताओं को डिफेंड नहीं कर रहा हूं, सोसाइटी के स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश कर रहा हूं। और ये मैंने इतिहास से समझा है, ये मैंने साहित्य से समझा है। जब आप महाभोज पढ़ेंगे आपको पता चलेगा कि रूलिंग क्लास का गठजोड़ क्या होता है। जब आप गोदान पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि रूलिंग क्लास का गठजोड़ क्या होता है। उसी में मैंने पीठ पत्रकारिता शब्द जो है वो पढ़ी थी, वो प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई है कि पत्रकार जो है कैसे नेता के का जो है इमेज बिल्डिंग करते हैं, और कैसे जो फैक्ट्री का मालिक है और जो एक कवि जी हैं वो साथ में शिकार करने के लिए जाते हैं। ये जो गठजोड़ है वो सत्ता का गठजोड़ हमने साहित्य से ही सीखा है, इसे उस गठजोड़ की सबको समझने की कोशिश कर रहा हूं। अभी जोर जोर से भाजपा बोली कि जो है कांग्रेस भ्रष्ट है, कांग्रेस भ्रष्ट है। हम नहीं जानते हैं इसमें कितनी सच्चाई है, वो काम सीबीआई का है। मेरा बार बार यही सवाल होता है कि जिसका जो काम है उसको वो काम करने दीजिए। संबित पात्रा यदि एमबीबीएस हैं, डॉक्टर हैं, तो उनको इस बात की एक्सपर्टीज कहां से आ गई कि गाय का गोबर जो होता है वो कोहिनूर हीरा होता है। ये आप कौन सा साइंस का शोध करके आएंगे, जरा हमको समझाइए। तो आप अपने फील्ड में बात कीजिए। आप दूसरे, मैंने कहा आते ही मुझे पता ही नहीं है, मैं साहित्य के बारे में क्या बोलूं, मैं साहित्यकार नहीं हूं। लेकिन साहित्य को मैं कितना समझता हूं, समाज के साथ उसका क्या सरोकार है और राजनीति में उसकी क्या भूमिका है, इतनी बात जो मैं एक सिटीजन होने के नाते समझता हूं आपसे शेयर कर रहा हूं। और राजनीति की बात हो रही है, नेता की बात हो रही है। पहली बात तो राजनीति किसी भी सूरत में कैरियर नहीं हो सकता है। राजनीति एक सरोकार है। आप यदि साहित्यकार हैं तो आपका राजनीतिक सरोकार होना चाहिए। आप यदि पत्रकार हैं तो आपका जो है राजनीतिक सरोकार होना चाहिए। आप यदि किसान है तो आपका राजनीतिक सरोकार होना चाहिए। आप यदि रंगकर्मी है तो आपका राजनीतिक सरोकार होना चाहिए। आप पुलिसकर्मी है तो आपका राजनीतिक सरोकार होना चाहिए। यह सरोकार का मसला है, क्योंकि राजनीति समाज से अलग नहीं हो सकता है। और हम उसी समाज में रहते हैं। और मनुष्य होने का अंतिम लक्ष्य यही है कि खुद की मुक्ति और समाज की मुक्ति। हम खुद की मुक्ति और समाज की मुक्ति की यदि बात करते हैं तो अपने प्रोफेशन को ईमानदारी पूर्वक करें, और इस ईमानदारी पूर्वक अपने कार्य को करते हुए हम सामाजिक और राजनीतिक सरोकार रखें। और उसमें जो है नेता होना भी एक प्रोफेशन नहीं हो सकता है। नेता होना एक जिम्मेवारी हो सकती है, एक दायित्व हो सकता है। घर में मेरी माँ खाना बनाती है, वो एक जिम्मेवारी, एक दायित्व है। क्या उस सारी रोटियों पे उसका एक अधिकार होता है कि परिवार के सारे लोगों के लिए खाना बनाया जाता है, और सरोकार ही यही होता है कि ये रोटियां सबको परोसी जाएगी। राजनीति को कैरियर किसने बनाया? राजनीति को कैरियर इस देश की जो पूंजीवादी सत्ता है उसने राजनीति को कैरियर बनाया। और इसीलिए आप देखेंगे कि सारा का सारा ठीकरा जो है वो नेताओं पे डाल दिया जाता है। और ये समझते हैं कि हम बहुत होशियार हैं। होशियार नेता पैदा होना इस देश में बंद हो गए। इसलिए बंद हो गए क्योंकि नेता पैदा नहीं होते हैं, सामाजिक संघर्षों में तैयार होते हैं। नेता पेट से कोई पैदा नहीं होता है। और जब सामाजिक संघर्ष नहीं है, जब साहित्यिक विमर्श नहीं है, जब समाज के अंदर कोई चेतनागत आंदोलन नहीं है, तब नेता कैसे पैदा होगा? एक प्रोफेशन पैदा होगा, एक पद पैदा होगा, जिस पद को ये सत्ता खरीद लेगी और ये बेवकूफ की तरह उसमें फंस जाएंगे। यही सुखराम साहब है ना, पहला दूरसंचार घोटाला हुआ था, भाजपा बहुत 2G 3G जीजाजी कर रही थी, आज उन्हीं के परिवार को शामिल करा रही है ना। यही रीता बहुगुणा जोशी है ना, जिनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा, उनके भाई पे भ्रष्टाचार का आरोप लगा, और ये भाजपा क्या क्या नहीं उनके बारे में बोली, आज जो है भाजपा सरकार में मंत्री हैं। यही नारायण राणे साहब है ना महाराष्ट्र के, इन्हीं के ऊपर जो है भ्रष्टाचार का आरोप है ना, उन्हीं को भाजपा मंत्री बना रही है। आखिर इस पूरे खेल में ये तो कठपुतली हैं, डोर किसके हाथ में है? वही जो लोग जो इस देश की सत्ता को सही मायने में कंट्रोल करते हैं, अपनी कठपुतली बदल देते हैं, अपना डोर बदल लेते हैं।
इस बार चंदा इस नेता को देते हैं, जब इनसे मन भर जाता है तो चंदा उस नेता को देते हैं। पुलिस क्या करेगी? पुलिस, नेता और हमारे जैसे नौजवान विद्यार्थी। हरिशंकर परसाई बहुत अच्छी बात बोले हैं इसमें। हरिशंकर परसाई बोले हैं देश की राजनीति पे, दो उनकी बात मुझे बहुत शानदार लगती है। एक कि हमारी हालत वैसी है कि हमारे पास 2 गंदी बनियान है और उस 2 गंदी बनियान को हमको बदल बदल करके पहनना है, क्योंकि हमारे पास तीसरा बनियान नहीं है। तो एक बनियान जब गंदा हो जाता है तो दूसरी जो गंदी टंगी हुई बनियान होती है इसकी तुलना में साफ दिखाई देने लगती है। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको खूंटी से निकाल करके पहन लेते हैं और इसको टांग देते हैं। कुछ दिन में फिर ये गंदी दिखाई देने लगती है। इसको कौन बदलेगा? इसको साहित्यकार बदलेगा, इसको आंदोलनकारी बदलेगा कि उसकी कलम से जितना डर अटल बिहारी वाजपेयी को लगा उतना माननीय मनमोहन सिंह जी को लगेगा, और उतना ही डर तथाकथित 56 इंच के जो साहब हैं उनको भी लगेगा, मोदी जी को भी लगेगा। ये साहित्य की भूमिका है। और हम जो समाज का स्ट्रक्चर है उसके अंदर सत्ता जिस तरीके से ऑपरेट होती है उसमें देखते हैं तो क्या समझ में आता है? बाकायदा इन्वेस्टमेंट है भैया। जैसे 15 लाख नौकरी दे करके जो है आप पुलिस की नौकरी ले लीजिए रुपया दे करके, और बाद में जो है पैसा वसूल लीजिए, उसी तरीके से राजनीति में हो रही है। नेता के ऊपर कोई बिजनेसमैन पैसा लगाता है, कहता है भैया 1 करोड़ तुम्हारे चुनाव का खर्चा है, 1 करोड़ हमने तुमको दिया और तुमसे 100 करोड़ कमाएंगे। ये जो पूरा का पूरा एक भ्रम हमारे सामने रचा गया है कि हिंदू राष्ट्र का निर्माण होगा और हम विश्व शक्तिशाली बनेंगे, हम दोबारा विश्व गुरु बन जाएंगे। विश्व गुरु तुमसे बनेंगे जो बुद्धि के जो है दुश्मन हो। मैं जो है बाबा रामनारायण की बात कर रहा था, जब वो कांड हुआ तो हमारे प्रधानमंत्री ट्विटर पे कह रहे थे हिंसा मत कीजिए, और यहाँ पे इंटरनेट 3 दिन से बंद था। तो ये कैसे विश्व गुरु बनाएंगे? ये हमको विश्व गुरु बनाएंगे जो हमको ताजमहल जो है वो तेजू महल है कि ताजमहल है इस डिस्कोर्स में फंसाएंगे, वो हमको विश्व गुरु बनाएंगे। वो हमको विश्व गुरु बनाएंगे जो कहते हैं कि मोर जो है मोरनी के आंख में जो है आंसू दे देता है, उससे बच्चा पैदा हो जाता है, वो हमको विश्व गुरु बनाएंगे। ये हमको विश्व गुरु कैसे बनाएंगे? ये हमको विश्व गुरु नहीं बना सकते हैं। और रही बात हिंदू धर्म की, तो ये हिंदू धर्म को जानते ही नहीं है, इनको पता ही नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन भी अगर ठीक से पढ़ लेते ना तो इनको पता चलता कि हिंदू धर्म का डिफिनेशन क्या लिखा हुआ है। हिंदू धर्म कोई आरएसएस है जो 1925 में बना है। हिंदू धर्म इस देश की विरासत से जुड़ी हुई चीज है। और जैसे हम जवान होते हैं अपने अनुभवों से, एवोल्यूशन के प्रोसेस से हम अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं, उसी तरीके से धर्म भी अपने एवोल्यूशन के प्रोसेस से आगे बढ़ता है। और इस बात को वो लोग को भी समझना पड़ेगा जो इस खेल में फंस जाते हैं। मैं इनको धर्म के मसले पे कभी रिस्पॉन्ड नहीं करता हूँ, क्योंकि हमको पता है कि इनको रिस्पॉन्ड करने से क्या फायदा है। हमारे यहाँ कहा जाता है कि कीचड़ पे ढेला मत फेंको, वो वापस आप ही को पड़ेगा। इनसे जो है आप धर्म के अखाड़े में लड़ेंगे तो ये हमेशा जीत जाएंगे। धार्मिक विमर्श यदि कोई हो और उसके दर्शन पे यदि बात हो, तब आपको ये बात बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगी कि यदि लड़ाई साजिशन राम और मोहम्मद के बीच में छेड़ी गई है तो जीत नाथुराम की होगी। इसीलिए इसको यदि आप समझना चाहते हैं तो आप कहेंगे कि ना भैया राम और मोहम्मद का तो रहने दो, ये बता दो कि तुम कौन से हिंदू हो, मांस खाने वाले हिंदू हो कि मांस नहीं खाने वाले हिंदू, देवी की पूजा करने वाले हिंदू हो कि राम की पूजा करने वाले हिंदू हो, प्रकृति की पूजा करते हो कि सनातन धर्म में विश्वास करते हो, लौकिक हो कि परलौकिक हो, चारवाक के दर्शन में बिलीव करते हो, या इस देश के अंदर जो शंकराचार्य का बौद्धिक विमर्श रहा है उसके आधार पे तुम हमसे विमर्श करना चाहते हो। इतना डाइवर्स है ये देश कि इनको लगता है कि चीजों को भटका करके ये जो है सत्ता पे काबिज हो गए हैं। ये दंगा एक्सपर्ट हैं। ये बीजेपी का नाम एक्चुअली जो है ना बीडीपी होना चाहिए, भारतीय दंगा पार्टी, जनता पार्टी नहीं है। जनता से उसको कोई लेना देना नहीं है। तो दंगा करके ये चुनाव जीत सकते हैं, लेकिन इस देश के अंदर जो साहित्य का इतिहास है, इस देश की संस्कृति का जो इतिहास है, इस देश में विविधता में एकता का जो इतिहास है, इस देश के अंदर
अपनी मिट्टी पे शहीद होने का, कुर्बानी देने का, बलिदानियों का जो इतिहास है उसको ये कैसे बदलेंगे? ये भटका सकते हैं मुद्दा। और इसीलिए हमारा जो वो दोस्त है जो स्कूल में पढ़ता है, वो ये बात नहीं समझता है कि उसके लिए सबसे बड़ा सवाल नौकरी का सवाल है। उसके लिए सबसे बड़ा सवाल उसका बच्चा हो सकता है कि बीआरडी हॉस्पिटल गोरखपुर में जाए और बिना ऑक्सीजन के मर जाए। राम की कितने 100 फीट की प्रतिमा है, इससे देश का गौरव नहीं बढ़ता है। राम तो राम को के मानने वाले लोगों के मन में बसते हैं भाई, कण कण में राम बसते हैं। तुम उनको 200 फीट में समेट देना चाहते हो। जो विश्वव्यापी है, जिसने ब्रह्मांड को रचा है, तुम उसको एक मंदिर, एक मूर्ति में समेट देना चाहते हो। तुम एक्चुअली धर्म को समझते नहीं हो, धर्म के विरोधी है और लोगों की संवेदना को खंगाल करके अपना जो है राजनीति का उल्लू सीधा कर लेना चाहता हो। इसीलिए ये जो सत्ता जो नफरत पे आधारित है, ये जो सत्ता जो विभाजन पे आधारित है, इस सत्ता से सीधे तौर पे सामाजिक आंदोलन के रूप में कोई अगर लड़ाई लड़ सकता है तो इस देश के संवेदनशील लोग हैं, उनको साहित्य रचना करनी होगी। और साहित्य रचना का जो आधुनिक माध्यम है उसके ऊपर जाकर के अपनी दबिश को बढ़ानी होगी, अपनी भूमिका को बढ़ानी होगी और उस स्पेस को उनको ऑक्यूपाई करना पड़ेगा। वरना लोग भारत माता की जय बोल करके वहां मां बहन की गालियां निकालते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं।